स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएच वर्ल्ड। फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि वन मोशन इन वन डायमेंशन हमने खत्म कर लिया, लगभग आधा काइनेमेटिक्स हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे मोशन इन टू डायमेंशन की। मैं आपको एक बात बता दूं, मोशन इन टू डायमेंशन, अगर आप मोशन इन वन डायमेंशन अच्छे से पढ़े, मतलब स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन जिसे कहते हैं 1D मोशन, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं इसे, जितना मैंने पढ़ाया पूरा ग्राफ वाफ लेके सब कुछ, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप लगभग सारा क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का, मैकेनिक्स नहीं सॉरी काइनेमेटिक्स का लगभग अप्रोक्स सभी क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। आप अपना एनालिटिकल यूज करके आप उसे लगा सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि सारा सब कुछ जो इन्वॉल्व होगा हर जगह इक्वेशन ऑफ मोशन ही इन्वॉल्व होगा। समझ रहे हैं? तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कहीं से मिले प्रैक्टिस करिए, खुद से 4 बार लगाइए। ये नहीं कि आपको नहीं आ रहा तो क्वेश्चन तुरंत पूछने लगे किसी से, हमें भेज देते हैं डाउट में। आप पहले करिए उसे 2-4 बार, फिर हम तो आपको बताएंगे क्या क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे मोशन इन टू डायमेंशन की। तो मोशन इन टू डायमेंशन क्या होता है? 2 डायमेंशन में मोशन, मतलब जैसे हम पहले स्ट्रेट लाइन का पढ़ते थे 1 डायमेंशन में, तो या तो नेट 0 होता था, ठीक है, अगर नेट वेलोसिटी देखते थे, नेट कुछ भी निकालते थे रिजल्टेंट, तो उसका 0 हम निकाल लेते थे। मान लीजिए 1 डायमेंशन में इधर जा रहा है कोई चीज, ठीक, तो इधर गया और फिर यहीं पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां से चला वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 डायमेंशन में मोशन होता, 2 डायमेंशन में मोशन होता, 2 डायमेंशन का क्या मतलब, 2 दिशाओं में अगर मोशन होता है, एक इधर और एक इधर, तो किसी हाल में 0 होने की प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है। मतलब अगर इधर गया सर, इधर आ, मान लीजिए ऐसे गया सर, ऐसे आ गया, तो ऐसे गया ऐसे आ गया, तो 0 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों डायमेंशन में अलग अलग वो मूव करता रहता है हमेशा, दोनों डायमेंशन में, जैसे इधर जाने का मतलब थोड़ा सा प्रोजेक्शन समझिए, जैसे मैंने आपको ग्राफ में थोड़ा कुछ समझाया था, लेकिन यहाँ समझिए, अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता है, इसका प्रोजेक्शन देखिए, इसका प्रोजेक्शन x पे इतना होगा, ठीक, y पे इतना होगा, ठीक, मतलब ये पार्टिकल यहां से यहां गया, इसका मतलब ये पार्टिकल यहां से यहां गया और यही पार्टिकल यहां से यहां गया, मतलब सर एक ही टाइम में दो जगह पार्टिकल जा रहा है, नहीं, वो x में इतना दूर गया है और y में इतना दूर गया है। और रिजल्टेंट इसलिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप इससे कोरिलेट करेंगे, इसकी x की दूरी कितनी है, इसकी y की दूरी कितनी है, प्रोजेक्ट करके उसको ग्राफ में हमेशा उसको प्रोजेक्ट करके उसको कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो कोई पार्टिकल अगर 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो 2 अलग अलग डायमेंशन का मूवमेंट नेट रिजल्टेंट वहां पे दिखाते हैं। ऐसे 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो 3 अलग अलग डायमेंशन में उसका कुछ वेलोसिटी होता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, कुछ डिस्टेंस होता है, और उसको हम कोरिलेट करके एक जगह रिजल्टेंट निकालते हैं, उसको दिखाते हैं कि ये, जैसे मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ अगर आगे पीछे, तो मैं एक आगे पीछे चल रहा हूँ, तो इसको अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ के देखेंगे ना, तो बच्चा का प्रोजेक्शन बना होता है मोशन इन वन डायमेंशन का, तो बच्चा सोचता है कि अच्छा सर आप इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब एक्स में इतना दूर जा रहे हैं, बस एक्स का अगर कर रहे हैं तो एक्स का ध्यान में रखेंगे, एक्स में इधर से इधर इतना दूर जा रहे हैं और मुझसे कोई मतलब नहीं। बोला वाई का भी पढ़ लो, तो वाई का सर इतना यहाँ से यहाँ गया, वाई का हमको इससे मतलब ही नहीं कि ये इधर जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हम मोशन इन 2 डायमेंशन को भी तोड़ के मोशन इन 1 डायमेंशन प्लस मोशन इन 1 डायमेंशन में पढ़ेंगे, मतलब इसको 2 बार 1D अगर का इक्वेशन करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 2 डायमेंशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें था स्ट्रेट लाइन होता था, एक चीज और जान दीजिए, मोशन इन 1 डायमेंशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन होता था। अब मोशन इन 2 डायमेंशन में जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन ही हमेशा हो, क्योंकि इसको 2 डायमेंशन है, ऐसे कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इन दोनों के बीच कोई भी पाथ हो सकता है, ठीक है। तो मोशन इन 2 डायमेंशन में हमारे कोर्स में 2 पढ़ना है हमको, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ठीक है। हेडिंग डालिए, थोड़ा बहुत आप सुने होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। कब? जब उसको वेलोसिटी मिली हो, वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी दिया गया हो, कुछ केस में नहीं भी होता है इनिशियल वेलोसिटी, फिर भी एक स्टैंडर्ड मान के चला गया, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जैसे अगर कोई बॉडी है, उसको प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करना मतलब फेंकना, उसको फेंकते हैं। अगर उसका मोशन अंडर ग्रेविटी में होता है, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल
जो हमारा फोर्स है उसके द्वारा जो एक्सेलरेशन g होता है, मैंने बताया था g की वैल्यू 10 हम मान के चलते हैं हम, ठीक। उसके अंडर में अगर वो मोशन होता है, g के इन्फ्लुएंस से अगर वो मोशन होता है तो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। मतलब g का होना मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहना चाह रहा है ये, क्योंकि g की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक। तो दो तीन चीजें देखिए, फिगर बनाएंगे जो हर बुक में आप देखे होंगे। ये क्या है, दो लाइन थोड़ा है, ये x है और ये y है, ठीक। ये x है, ये y है, ठीक। यहां से वेलोसिटी प्रोजेक्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है, यहां से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये इस तरह का पाथ फॉलो करता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे आ जाता है। सर ऐसे ही क्यों जाता है ये हम बताएंगे अभी, आपको चिंता मत करिए। तो इस मोशन को क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटी के अंडर में चल रहा है। दो चीज और, एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, जब प्रोजेक्टाइल मोशन का हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट रेंज के लिए करते हैं। जैसे अर्थ पे मान लीजिए शॉर्ट रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज मतलब ये नहीं कि 1-2 मीटर, 200-300 मीटर, 1000 मीटर तक भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में, अर्थ का रेडियस है 6400, अब उसके रिस्पेक्ट में आप कितना भी छोटा ले सकते हैं, आप उसके रिस्पेक्ट में इतना दूरी ले कि छोटा रहे। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जी वेरी करता है ना, जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अगर अर्थ के रिस्पेक्ट, अर्थ से अगर लेंगे आप, अर्थ से तो ऊपर या नीचे आते हैं तो जी का वेरिएशन होता है, जी मतलब 10 से कम ज्यादा होता है। तो इतना ज्यादा अगर छोटे दूरी के लिए हम पढ़ते हैं, कोई भी चीज मैंने आपको बताया तो अप्रोक्सीमेशन लेके अगर छोटे के लिए करेंगे तो क्या होगा कि वो उतना ज्यादा वेरी नहीं कर पाता है कि हमारे कोई डाटा कैलकुलेशन में फर्क पड़े। इसलिए इसको शॉर्ट रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन को हम स्टडी करते हैं, ठीक। एक चीज और कि ये भी स्टार पॉइंट मान लीजिएगा कि जैसे जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, मतलब मान लीजिए यहाँ से बॉडी फेंके तो इसमें हवा है, पानी, पत्थर जो भी है मान लीजिए, ठीक है, आपका रेजिस्टेंस फोर्स जिसे बोलते हैं, ठीक, एयर ड्रैग फोर्स बोलते हैं, उन सबको हम नेग्लेक्ट मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं, तो वो सब कुछ नहीं है, ठीक, ये मान के चलते हैं। तो अभी पढ़ेंगे उसमें फोर्स में कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से फ्रिक्शन आता है, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो उसमें एयर ड्रैग फोर्स लगता है उसको पीछे खींचने के लिए। आप देखे होंगे ना कि जैसे कोई चीज आगे बढ़ रही है, अगर हवा चल रही तो उसको पीछे खींचती है, आपको और जोर लगाना पड़ता है, तो वही सब वो एयर ड्रैग फोर्स होता है। तो देखिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज ध्यान से एकदम देखते जाइए, ठीक है। तो यहां से एक बॉडी थी हमारे पास, बॉडी कोई बॉल था, ठीक। इस बॉल को मैंने यहां से लिया, ठीक, ग्राउंड, इसको ग्राउंड मानेंगे, ठीक, ग्राउंड से लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम ध्यान लगा के सुनिएगा। इसको एंगल थीटा पे मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया। ये बॉडी इस तरह से मूव की, एक मैक्सिमम हाइट पे गई, इसको हम एच मैक्स बोल देंगे, ठीक। एच मैक्स पे गई पहले और फिर वहां से नीचे आ गई, ठीक, और इस दूरी को पूरा हम रेंज बोल देते हैं। इतना दूर ये कवर की, ठीक। तो मतलब एक बॉडी थी, हमने उसको फेंका, वो बॉडी ऊपर गई, फिर नीचे आई, वो दूरी जो ऊपर गई वो एच मैक्स था, जो दूरी से इधर एक्स कंपोनेंट में गई, मतलब हॉरिजॉन्टल में गई, वो रेंज था, ठीक। अब इसमें तरह तरह के सवाल इसी पे आपके हर एग्जाम्स में आते रहते हैं। अब इसी को हमको एनालिसिस करना है, तोड़ तोड़ के एक चीज को देखिए, ठीक। तो एक चीज और आपको बताऊं, ट्रेजेक्ट्री एक शब्द आता है आपके इस प्रोजेक्टाइल में। ट्रेजेक्ट्री कहते हैं किसे हम, ट्रेजेक्ट्री उस चीज को कहते हैं जो पाथ फॉलोड की जाती है किसी भी पार्टिकल के द्वारा, उसको ट्रेजेक्ट्री हम कहते हैं। जैसे कोई मान लीजिए हमारे पास पार्टिकल है, मूव कर रहा है, मोशन के अंडर कोई इक्वेशन है, तो वो जो पाथ को फॉलोड करेगा उसका जो इक्वेशन होगा उसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। पाथ फॉलोड को जो दिखाता है, दिखा, जैसे ये ट्रेजेक्ट्री है, इसका ऐसे जा रहा है, ठीक, इस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं जैसे यहां से, ठीक ना, इनिशियल पॉइंट पे ले लीजिए, इनिशियल पॉइंट, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा माई बाप है, उसी को हम पकड़ के रहेंगे, वही हमेशा बताएगा। तो सर यू इनिशियल, इनिशियल मतलब यू इनिशियल, ठीक, यू इनिशियल क्या होगा। अब यू इनिशियल में देखो जैसे क्या हुआ, मैंने क्या बताया था कि एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, अगर कोई एक वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर अगर कोई थीटा एंगल से जुड़ा हो तो उसका जो जुड़ा होता है cos थीटा, जो हटा होता है sin थीटा। तो सर इसका x कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, v sin थीटा। अच्छा, बहुत बच्चे इतने मूर्ख होते हैं कि बोलते हैं कि v cos थीटा सर ये v sin थीटा और v भी है, ठीक है,
तो आप क्या करिए ना कि बात आपके लिए क्या है कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं ना, क्योंकि वहां पे बेसिक चीजें बताई गई है। लेक्चर तो मान लीजिए देखते हैं नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन एनसीईआरटी को आप फॉलो नहीं करते। एनसीईआरटी मैंने बोला था थ्योरी पढ़िए आप, उसमें बहुत कंसेप्चुअल चीजें दी गई है। जब आप भी को तोड़ दिए तो ये भी का अस्तित्व ही नहीं बचा, तो भी cos थीटा अलग, भी sin थीटा अलग है। ठीक है, तो आइए देखते हैं v तो u इनिशियल क्या लिखेंगे, दोनों अलग अलग कंपोनेंट में हम 1D में हमेशा स्टडी करेंगे, भले में मोशन किसी भी कितने भी डायमेंशन में दे दे, 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन 1000 डायमेंशन में दे दे। ठीक है, तो बोलेंगे u इनिशियल क्या था, u इनिशियल में हमारे पास था, पहले x कंपोनेंट लिखेंगे, u का x, ux क्या हो जाएगा v cos थीटा, ui क्या हो जाएगा v sin थीटा। एक एक चीज पहले लिख लीजिए, जैसे क्या होता है क्वेश्चन करने का तरीका ना, पहले क्या दिया है क्या पूछ रहा है, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, जो पूछा है उसे लिख लेते हैं, दोनों के बीच प्रोजेक्शन बैठाते हैं कि किस वे में जाएंगे तो प्रोजेक्ट मिलेगा हमें आंसर। ठीक है, यू इनिशियल लिख लिया, और एक चीज मैंने शुरू में ही बता दिया, प्रोजेक्टाइल की बात हो और ग्रेविटेशन अगर ना आए, ग्रेविटी ना आए तो आप गलत कर रहे हैं दोस्त। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो लेंगे हम, इनिशियल फाइनल सब एक ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आप जानते हैं क्या होगा एक्सेलरेशन g। अब देखिए यहाँ आप गलत कर दिया अगर g लिख दी तो, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस g लिखना होगा आपको। मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर आप ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हैं तो नीचे वाले को निगेटिव मानेंगे, बाएं वाले को पॉजिटिव मानते हैं तो दाएं वाले को निगेटिव मानेंगे, क्योंकि आप दोस्त वेक्टर पढ़ रहे हैं, स्केलर नहीं पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर में आपको पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखना होता है। इसीलिए हम a को यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस g। ठीक, एक्सेलरेशन हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। और कुछ दिया है क्या आपको, और कुछ दिया है, सोचिए थोड़ा। नहीं सर हमको कुछ नहीं दिख रहा है, इतना ही चीज दिया है। तो अब चलिए यहां से आपके पास सिर्फ 2 चीज है, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन। अब आपको बहुत सारी चीजें निकालनी है, मैं आपको एक एक चीज निकालते जाता हूं, आप उसको स्टार मार करके आप भी निकालते जाइए, करते जाइए। पहला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, मैंने बताया कि ट्रेजेक्टरी इज द पाथ फॉलोड, ये पाथ जो है फॉलो कर रहा है, इसका इक्वेशन लिखना है। तो कोई भी प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, हम जानते हैं। एक्सेलरेशन एक बात जान जाइए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन 0 है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एक्सेलरेशन 0 है, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा और आपका बच जाएगा u जो होता है, u आपका x में कितना है v cos थीटा इंटू t। ठीक, चूंकि t हमें पता नहीं टाइम कितना लग रहा है, तो अभी t वैसे ही लिखेंगे। दूसरा sy। ठीक, sy क्या है, sy आपका क्या लिखेंगे, यही ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें u क्या है v sin थीटा, v sin थीटा इंटू t। ठीक, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह माइनस g और वही टाइम t स्क्वायर। ठीक, ये चीज हो गया। एक इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसको कॉर्नर में कहीं रखे रहिएगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, बार बार तो भूल जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिए थे सर, एक्सेलरेशन नहीं दिए थे, तो वही चीज आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और उसी से हम सब निकालेंगे। जो जो निकालते जाएंगे वो रामबाण होता जाएगा, उसको स्टार मार्क करिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब sx निकालिए, sy निकालिए, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस निकालिए, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस निकालिए। सर तो सर ट्रेजेक्टरी क्या होता है, ट्रेजेक्टरी देखिए, जब अगर आप इसका इक्वेशन लिख रहे हैं पाथ का, तो उसमें टाइम नहीं आना चाहिए कहीं, क्यों, क्योंकि पाथ जो होगा x और y का रिलेशन, ग्राफ जो खींचे हैं x और y के बीच खींचे हैं। अब ग्राफ अगर x और y के बीच खींचे तो रिलेशन भी सिर्फ x और y के बीच ही रहना चाहिए, टाइम इसमें नहीं आना चाहिए। लेकिन आपके इस इक्वेशन में दोनों में टाइम आ रहा है, x और y में आ रहा है। ठीक है, और x और y एक साथ नहीं आ रहा है, तो इसमें दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो आपको टाइम को एलिमिनेट करना है। तो आइए यहां से देखते हैं, sx को x मान लीजिए, ठीक, और sy को y मान लीजिए। ठीक, तो x इज इक्वल टू v cos थीटा t हो गया, और y इज इक्वल टू v sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक, अब यहां से हम टाइम का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, पहले में से टाइम का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। पहले में टाइम का वैल्यू क्या आ जाएगा,
t इक्वल टू एक्स बाई वी कॉस थीटा। अब इसी टाइम को इसमें पुट कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा v इंटू एक्स बाई वी कॉस थीटा। ठीक, साइन थीटा लिया है यहाँ पे, करिएगा आप भी, माइनस हाफ जी टाइम का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया टाइम। तो अब देखिए ये वी कट जाएगा तो y इक्वल टू आपका आ गया x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको मैं नीचे से मिटाता चलो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो आपका देखिए ये इक्वेशन आ गया इलिमिनेट करने के बाद। अच्छा एक बात इसमें देख रहे हैं, इसमें कहीं टाइम दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो यही दोस्त आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। क्यों? क्योंकि इसमें x और y का रिलेशन दिया हुआ है और इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो यही बन के आएगा प्रोजेक्टाइल का। क्यों? क्योंकि देखिए y और x में जो ग्राफ में रिलेशन है 2 और 1 का, मैंने बताया था आपको, याद होगा ग्राफ में। तो y इक्वल टू अगर kx स्क्वायर समथिंग हो तो पैराबोला होता है और एक ग्राफ पैराबोला टाइप है अगर उसका प्रोजेक्टाइल ग्राफ खींचेंगे तो ये आपका होगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इसको नोट करके लिख लीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है। तो x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को लिखने से ज्यादा इसको समझना जरूरी है। ठीक है, y क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल हमेशा, तो देखिए जैसे क्या होगा ना कि टर्म्स बदल देता है कभी कभी। जैसे y की जगह लिख देगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल लाइन, तो आप बोलेंगे सर आप तो y लिखवाए थे। तो यहीं पे यही सब चीजों पे बच्चे जो होते हैं रैंक से छटते हैं। और दूसरा क्या है? x क्या है? हॉरिजॉन्टल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। tan थीटा, जो थीटा जिस एंगल से फेंका जा रहा है उसका tan कंपोनेंट। उसके बाद g आप जान ही रहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, x हो गया। एक चीज आपको बता दूं, कहीं भी अगर आपको v cos थीटा दिखेगा, कहीं भी आपको दुनिया में v cos थीटा दिखेगा तो उसको हमेशा मान लीजिएगा वो x कंपोनेंट का वेलोसिटी है। v cos थीटा क्या है? x कंपोनेंट का वेलोसिटी है। ये मत सोचिएगा कि सर अगर वो सट्टा होगा तभी तो v cos थीटा बोलेंगे, क्योंकि थीटा हमेशा हम यहीं से मान के चलते हैं। कुछ चीजें ज्यूम की गई है उनको क्वेश्चन लगाने के लिए। तो कहीं अगर v cos थीटा क्वेश्चन में दिखे तो उसको समझ लो अच्छा ये x कंपोनेंट वाला वेलोसिटी है। ठीक, तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक, अब आइए दूसरा चीज इसमें बोलते हैं। सर इसमें कहीं टी आ रहा था, टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट को कुछ इस कदर डिफाइन किया गया है कि जितना समय लगे, जिस लेवल से फेंका गया है उसी लेवल पे बॉडी को आने में जितना समय लग जाए उस पूरे टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। देखो कैसे, क्या बात है कि सर यहां से इस लेवल से फेंका गया, ठीक, तो ऊपर गया नीचे आया। तो मैं थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव इसका स्टडी करना चाहता हूं। क्या? वाई वाला। सर ऊपर गया तो मैं इधर से देखूंगा, इधर से अगर मैं टॉर्च मार के देखता हूं प्रोजेक्शन का वाला, तो सर टॉर्च मारेंगे तो ये आया, ये मतलब मतलब सर ये बॉडी वो आई तो सिर्फ ऐसे ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे आ रही है। ठीक, एक्स में सर ये चलते जा रही है यहाँ तक, लेकिन जितना दूर ये एक्स में यहाँ तक जा रही है उतने दूर में ये ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। तो जिस वाई वाली क्या स्टडी करने को मिला है, इतना दूर ऊपर गई नीचे आई, एक्स में लगातार चलते जा रही है। ठीक, तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या मैंने बताया, मान लीजिए यहां से मैंने फेंका, यहां से चलते गया, हम देखते रहेंगे जिस टाइम पे एकदम बराबर आ जाए, मतलब ये ऊपर जाके नीचे यहाँ आ जाएगा जिस टाइम में, उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। ठीक है, तो आइए टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। तो जब वाई वाला हम स्टडी कर रहे थे तो एक चीज हमको दिखा कि सर जब यहाँ गया और यहां से वापस आया, तो सर किसी पॉइंट से अगर पार्टिकल मुड़ता है या किसी पॉइंट पे जाता रहता अचानक उसका मूड चेंज हो गया, क्या पीछे चलने का वक्त आ गया है, तो वहां कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और उसी पॉइंट पे वो फिर पीछे मुड़ता है। अगर वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा। मतलब यहाँ पे सर, यहाँ पे मतलब सर यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे वर्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है। कौन सी? वर्टिकल कंपोनेंट की। हम हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहे हैं। जब वर्टिकल का स्टडी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल की बोलेंगे।
मतलब सर वी बाई 0 होगा। और सर आप एक सिमेट्री हमें कहती है कि जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। मतलब अगर टी टाइम है यहां से ऊपर जाने में तो टी टाइम ही आने में लगेगा नीचे। मतलब टोटल टाइम अगर हम देखते हैं तो 2t होगा, स्मॉल टी। ठीक, आप बोलेंगे सर हम कैसे मान लें टी जाने में टी आने में? आप कर भी सकते हैं, आप घर पे करिएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 मान लीजिएगा और यहाँ फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो जितने से आप प्रोजेक्ट। एक बात और मैं बता दूं, जैसे ये सब सिमेट्रिकल रूल है। जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट में मोशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक, तो जैसे इस मोशन हो रहा है मान लीजिए, इस पॉइंट की बात करते हैं, अगर वर्टिकल देखते हैं, ठीक, तो इधर जाते वक्त जितना होगा अगर इसी पॉइंट पे आते वक्त भी देखेंगे तो उतना ही होगा वर्टिकल में। नहीं समझे, दिखा रहा हूं। देखिए जैसे मान लीजिए ये प्रोजेक्टाइल है, ऐसे क्या, अगर हम इसको y में एक्सिस करना, y में स्टडी करना चाहेंगे तो y में क्या था, ये ऊपर गया, ठीक, इतना ऊपर गया, फिर ये उतना नीचे आया, ठीक, ये इतना ऊपर गया फिर इतना नीचे आया, ठीक। अब इसमें क्या था, अब देखिए जैसे मान लीजिए इस पॉइंट की हम बात करते हैं, ये और ये 2 पॉइंट, इस पॉइंट पे जा रहा था और इस पॉइंट पे आ रहा था, ठीक, इस पॉइंट पे जा रहा था, तो दोनों के पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट पे अगर आप बराबरी लाते हैं तो जिस पॉइंट पे जाते वक्त बस डायरेक्शन अलग होगा, एक का अपवर्ड होगा एक का डाउनवर्ड। तो सिमेट्री की वजह से जितना ऊपर जाते वक्त होता है उतना ही नीचे आते वक्त होता है। इसे आप निकाल भी सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं निकाल चुका हूँ। आप इसे करेंगे, ये सब चीजें होता है कि जैसे हमको डाउट हो रहा है टीचर पे गलत पढ़ा रहे सर, मैं करूंगा खुद से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। इक्वेशन ऑफ मोशन के आगे थोड़े कोई टिकता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जितना टाइम ये होगा उतना टाइम ये होगा। इसको आप लगा सकते हैं, उसमें भी इसको इनिशियल मान लीजिएगा, इसको फाइनल मान लीजिएगा, तो फिर से दोबारा वाला निकाल लेंगे, पहला निकाल लें, ठीक। तो इस वाले कंपोनेंट में क्या करेंगे, v बाई 0 कर लेंगे। v बाई 0 मतलब फाइनल वेलोसिटी, मैं यहाँ पे फाइनल मान रहा हूं, ठीक, और यहाँ शुरुआत किया था मैं। तो v बाई इनिशियल कितना था, इनिशियल सर मेरे पास v साइन थीटा था, ठीक। और एक मेरे पास सर इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे याद आ रहा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब ये फाइनल होता था, ये इनिशियल होता था, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम होता था। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, इनिशियल u साइन थीटा है, एक्सेलरेशन माइनस जी है, टी है। यहां से t हमको u साइन थीटा अपॉन g। तो क्या यही दोस्तों टाइम ऑफ फ्लाइट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये नहीं होता है कि सिर्फ यहां से यहां जाना, यहां से यहां वापस आना भी होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट t वो होगा 2 इंटू स्मॉल टी। स्मॉल टी की वैल्यू u साइन थीटा, तो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक। तो ये होगा तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे निकल गया। कैसे? सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को। तो सर बोले सर आप हॉरिजॉन्टल को स्टडी नहीं कर रहे हैं, वर्टिकल से ही निकाल दिए। तो भाई मैं अब वर्टिकल का स्टडी करूंगा तो मैंने आपको बताया था 90 डिग्री पे प्रभाव खत्म हो जाता है सबका, जो होता है ना सबका कहीं ना कहीं प्रभाव खत्म हो जाता है आके, वहां पे एकदम सरेंडर हो जाए, भाई यहाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो कोई भी वेक्टर अपना उसी एंगल से, जैसे यहाँ भी इसका प्रभाव होगा, कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन होगा, लेकिन 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन खत्म हो जाता है किसी भी वेक्टर का। क्यों? क्योंकि कॉस, मैंने बोला था सटा हुआ कॉस होता है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसका जो प्रभाव होगा इस पे हमेशा खत्म होगा, मतलब इसका इफेक्ट इस पे प्रोजेक्शन खत्म होगा। तो एक दूसरे को जब 90 डिग्री वाले मोशन को हम स्टडी करते हैं, एक दूसरे को डायमेंशन x को स्टडी करते हैं तो उसमें y वाला फर्क नहीं डालता है, y को स्टडी करते हैं तो उसमें x वाला फर्क नहीं डालता है, ठीक है। तो x और y का इस तरह से स्टडी करते हैं। तो आप कोई एक कंपोनेंट को लेकर स्टडी करिए, उससे अगर निकल जा रहा तो बढ़िया बात है, नहीं तो दूसरे का फिर से अलग से स्टडी करिए। तो दोनों को सेपरेट स्टडी करिए हमेशा, ठीक है। दोनों को मिक्स करके स्टडी करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाली यहाँ पे, ठीक। अब क्या बचा, अब आइए सर, अब किसी के मन में सवाल आया होगा, सर ये कितनी दूरी ऊपर, इतना दूर, कितना दूर तक चला, कितना दूर बताइए तो सर मुझे जानना है। तो उसके बारे में आइए निकालते हैं। हेडिंग तीसरा डालिए h मैक्स, साफ साफ सुंदर अक्षरों में लाल काला नीला पेन से नोट्स बनाइए ताकि आपको पढ़ने में मजा आएगा बाद में।
नहीं तो बायोलॉजी थोड़े है कि ऐसे ही बस मजा आएगा, कलरफुल थोड़ा बहुत सीखेंगे तो अच्छा लगेगा रिवीजन करने में। ठीक है, क्या मैंने बोला आपको बताइए? एच मैक्स बोला मैंने, मैक्सिमम हाइट इसको बोलेंगे। ठीक, तो देखिए अभी मैं बस वर्टिकल को स्टडी कर रहा हूं क्योंकि मेरा वर्टिकल से ही काम चल जा रहा है यार, तो क्यों मैं हॉरिजॉन्टल को छाड़ने जाऊं? वो तो और आसान है, उसके बाद ना एक्सेलरेशन है कुछ नहीं, बस इनिशियल वेलोसिटी है, गरीब आदमी, इसके बाद एक्सेलरेशन भी है, तो मैं इसी से स्टडी कर रहा हूं, मुझे निकल जा रहा है मुझसे, जिससे भी आप निकाल लें। अगर आप बहुत टैलेंटेड है हॉरिजॉन्टल से निकाल लेंगे, आप कोई और मेथड करे तो उससे निकाल लें। इक्वेशन ऑफ मोशन का बस यूज करना है आपको, बस फॉर्मूला निकालना है। ये नहीं कि अगर आप जो फॉर्मूला निकाल लें इससे अगर अलग आप फॉर्मूला निकाल रहे किसी मेथड से तो दोस्त आप गलत है। क्यों? क्योंकि आप बुक चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी। तो एच मैक्स के लिए क्या अब यहां भी हमें इक्वेशन हमको याद आ रहा है, एस इज इक्वल टू होता था सर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सर इसमें हमको टाइम चाहिए, जैसे इस दूरी को हमको निकालना है एच मैक्स। ठीक, टाइम चाहिए सर, मैंने निकाल लिया यू साइन थीटा बाई जी। इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, ये भी मैंने निकाल लिया सर वी साइन थीटा। एक्सेलरेशन चाहिए, ये भी मैंने निकाल लिया माइनस जी। फिर टाइम चाहिए, ये भी मैंने निकाल लिया। तो क्या मैं डिस्टेंस नहीं निकाल पाऊंगा? डिस्टेंस बिल्कुल निकाल पाऊंगा। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें क्या चाहिए? इसमें सर फाइनल वेलोसिटी चाहिए। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी? 0। यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। आप एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव निगेटिव मानेंगे, ये नहीं कि अपने मन का कुछ भी करेंगे। अगर आप ऊपर में एक बार पॉजिटिव मान लिए, एक्सेलरेशन नीचे का निगेटिव मान लेंगे तो जीवन पर्यंत, समझ रहे हैं, आपको यही मानना होगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। ये नहीं कि कुछ देर पॉजिटिव ऊपर कुछ देर पॉजिटिव नीचे। तो आप हमेशा लिख लीजिए, आप अपने मन का मत करिए। कर सकते हैं, हम मान रहे हैं, कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप नीचे ही मानिए पॉजिटिव, लेकिन सब कुछ बदल जाएगा, फिर पूरा बदल जाएगा, इक्वेशन वगैरह सब आपको फिर से करना पड़ेगा। उतना आप करेंगे नहीं, हम जान रहे हैं। तो आप हमेशा मान लीजिए ऊपर पॉजिटिव, नीचे एक्सेलरेशन निगेटिव जी। ठीक, कुछ नहीं याद है तो इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, सॉरी v sin थीटा, u या v जो भी इनिशियल मान चल रहा है। ठीक है, v sin थीटा का स्क्वायर 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस जी is। ठीक, इससे तो आप दोस्त निकाल ही लिए होंगे पुट पार्ट करके, जो भी होगा। ठीक है, अब इससे देखिए कितना आसानी से मैं निकाल दे रहा हूं। ये माइनस कट गया। ठीक, दोनों तरफ माइनस, तो ये v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कहीं ना कहीं यही एस इससे भी निकालेंगे तो आएगा, मतलब एच मैक्स, एस ये नहीं है, ये एच मैक्स है दोस्त। तो एच मैक्स आ गया आपका v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या आपको v साइन थीटा का होल स्क्वायर दिखता है? v साइन थीटा का स्क्वायर दिखता है। और v साइन थीटा किसको कहते हैं यार? uy। तो इसको इस तरह भी लिखा जाता है कई जगह uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y कंपोनेंट अपॉन 2g। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y कंपोनेंट। इनिशियल वेलोसिटी सब शब्दों में मत बहुत भावजाल में फंस जाइएगा। इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआत की जो वेलोसिटी y कंपोनेंट में हम निकाले थे सर, उसी का होल स्क्वायर, उसी का स्क्वायर अपॉन 2g। 2 मतलब 2 इंटू ग्रेविटेशनल जी ग्रेविटी की वैल्यू। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये हो गया v u स्क्वायर। टाइम क्या निकाला था मैंने? 2u sin थीटा बाई जी। 2u sin थीटा बाई जी। तो ये भी क्या है? 2u sin थीटा बाई जी क्या है? 2u sin थीटा को क्या लिखेंगे? vy मतलब क्या होता था? vy जो होता था इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y कंपोनेंट है। तो इनिशियल वेलोसिटी में अलोंग y कंपोनेंट को ही तो u sin थीटा बोलते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू uy अपॉन g। लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए इसी में 3-5 खूब करेगा, आपके साथ खेलेगा बहुत सारा। अब बोलेगा एच मैक्स जो है उसको टाइम के टर्म में लिखिए ना। तो आप एच मैक्स को जब टाइम के टर्म में लिखेंगे तो बोलेंगे सर मेरे पास 2u बाई जी था। इसको आप बोलेंगे सर जितना सारा इक्वेशन उसी को इधर उधर पूट पाट यही सब करना है बस। और जितना आप खेलेंगे इस इक्वेशन के साथ उतना ही मजा आएगा आपको नंबर लाने में। टाइम क्या था आपके पास? 2uy अपॉन जी। ठीक, आपके पास एच मैक्स था
स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, ये था आपके पास। तो आप बोलेंगे सर एच मैक्स को टी के फॉर्म में, वो हम नहीं, आप भी नहीं, वो बोलेगा कौन, एग्जामिनेशन हॉल में जो बैठा है आपके लिए एग्जाम पेपर सेट किया है, वो बोलेगा कि एच मैक्स इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर, मतलब अरे शुरुआत की जो वेलोसिटी है वाई कंपोनेंट के नाम, ठीक है, वी वाई वाई वी एक्स सब, ये सब नाम में मत जाइए। ये सब इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आप स्कूल में कॉलेज में ये सब पढ़े होंगे, आपके मैडम जी पढ़ाई होंगी ये सब, तो कहेंगे सर आप उनको वी वाई बताते ही नहीं है, वी वाई क्या होता है, वी एक्स यू एक्स तो बताते ही नहीं सर, यू एक्स वी वाई सब में क्या है यार, एक्स लग गया तो एक्स कंपोनेंट। तो ये सब बस आप समझिए, फिर लीजिए, ठीक है, कि मतलब यू एक्स बोला एक्स कंपोनेंट के अलावा, वी वाई बोला इधर कंपोनेंट के अलावा, और शुरुआत का इनिशियल है कि फाइनल है, बस इस सब को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमेशा हम इनिशियल वेलोसिटी के इसमें भी बात कर रहे हैं क्योंकि हमको इनिशियल ही दिया रहता है। तो यहां से सर हम t का g की वैल्यू एक को पुट कर रहे हैं हमको, ठीक है, तो vy को एलिमिनेट कर देते हैं, एक मान के चलते हैं। तो यहां से सर हमारे पास vy की वैल्यू आ गई t इंटू जी अपॉन 2, इसको इसमें पुट कर देते हैं, एच मैक्स इज इक्वल टू t इंटू जी बाई 2 का स्क्वायर बाई जी, टी स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2g, जी कट जाएगा तो आपका आ जाएगा टी स्क्वायर जी बाई 2, या एच मैक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी बाई 2। टी क्या है इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट है, ना कि वो टाइम जिसमें वो एकदम ऊपर चला जाता है, वो टाइम जिसमें वो ऊपर तो जाता है लेकिन नीचे भी आ जाता है बराबरी में, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये एच मैक्स आ गया आपका, ठीक। मैंने आपको क्या क्या बताया दोस्त, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बताया, मैंने आपको और क्या बताया, टाइम ऑफ फ्लाइट बताया, मैंने आपको और क्या बताया, आपको मैंने एच मैक्स के बारे में बताया। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा रेंज के बारे में। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम दूरी एक्स एक्सिस के अलोंग, मैक्सिमम दूरी एक्स एक्सिस के अलोंग थ्रू आउट द मोशन जो की जाती है उसको रेंज बोलते हैं। तो आइए दोस्तों रेंज के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसी में जैसे इक्वेशन इधर उधर करें तो आप पुट पुट करके देखेंगे, ये नहीं बोलेंगे सर आपने एच का उसके टर्म में रिलेशन नहीं बताया, मैं आपको बेसिक समझाता जा रहा हूं, बस उसमें आपको खुद खेलना है, आपको प्रैक्टिस खुद करना है कर्व की चीजों को, ठीक है। अब सब कहेंगे सर देखिए कोई भी चीज दो इक्वेशन होता है तो उसमें किसी जो टर्म दोनों में कॉमन होता है, एक से उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, दूसरे में उसको पुट कर देते हैं, इस तरह का ये मेथड है, समझ रहे। जैसे एच मैक्स और टी इन दोनों में कॉमन दो चीज था, जी था और वी वाई था, तो या तो जी की वैल्यू एक जगह यहां से निकाल लेंगे, ठीक, या तो जी की निकाल लेंगे या तो यू आई की निकाल लेंगे, ठीक है, वी वाई जो भी यू आई है, ठीक है, वी वाई उसकी वैल्यू निकालने का, वी वाई को यहाँ पुट कर देंगे, कोई एक वैल्यू निकाल के इसमें से इसमें पुट कर देंगे, ऐसे ही करते हैं, ठीक। अब आइए शायद आपके लिए चौथा है, शायद आपके लिए चौथा है रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज मैंने बता ही दिया मैक्सिमम। तो रेंज के लिए आप देखिए आ गया हॉरिजॉन्टल की बात, आप बोल रहे थे ना कि सर हॉरिजॉन्टल को आप छोड़ देते हैं, उसको अकेला छोड़ दिया दुनिया में, आप बस वर्टिकल के साथ खेल रहे हैं, मैं खेलूंगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो एक्स क्या है, रेंज क्या है, रेंज देखिए ये दूरी इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक, रेंज आर मान लीजिए, चलिए ठीक, आर मान लिए। तो आर इज इक्वल टू, आर से पहले मुझे एक इक्वेशन याद आ रहा है सर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हाँ दोस्त होता है। और चूंकि हॉरिजॉन्टल में कोई हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो कहीं ना कहीं ये वाला कंपोनेंट का कोई मतलब ही नहीं है थ्रू आउट द इक्वेशन, कोई मतलब ही नहीं है। तो जब भी आप बात करेंगे तो जहां एक्सेलरेशन की बात आ जाएगी पूरा का पूरा कंपोनेंट ही जीरो कर दीजिएगा। एक्सेलरेशन की बात आई पूरा का पूरा कंपोनेंट ही जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है ही नहीं हॉरिजॉन्टल में, तो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी से खेलना है, वेलोसिटी ही रहेगा, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, हमेशा वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही रहेगा। इनसे कोई पूछते भाई यहाँ बताओ ना इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा बताओ फाइनल वेलोसिटी, आप बोलेंगे v cos थीटा ही होगा। इसी में लड़का पूछ देता, अच्छा ऐसे बोलेंगे, ऐसे देखो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग x कंपोनेंट एट मिड पॉइंट, at the midpoint of motion at maximum height of motion। अब मैक्सिमम हाइट ऑफ मोशन बोला मतलब सर यहां पे पहुंचा है, ठीक, यहां पे पहुंचा है तो इसका प्रोजेक्शन x कहां आया, यहां पे है, y कहां आया, यहां पे है, ठीक, मैक्सिमम हाइट पे। अब मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी जब देखेंगे आप मैक्सिमम हाइट पे, तो इसका वेलोसिटी यहां पे y एक्सिस में जीरो और x एक्सिस में हमेशा v cos थीटा।
एक बात गांठ बांध लीजिए, v cos थीटा हमेशा ही हमेशा, कभी बोलते हैं सर t बराबर 10, जैसे बोलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, कोई एक मोशन है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 20 सेकंड है, तो 10 सेकंड पे x के अलोंग वेलोसिटी क्या होगा। अब मैं बिना क्वेश्चन कुछ देखे बोलूंगा v cos थीटा, क्योंकि हमको पता है v cos थीटा कभी बदलने वाला है ही नहीं। ut प्लस हाफ है टी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे r जो होगा s को r मान लेते हैं, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी आपका v cos थीटा इनटू t, और टाइम ऑफ फ्लाइट, ये t क्या है दोस्त, t टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्यों सर इसमें तो आधा ही इतना ही किया, अरे पागल, ये तो इधर जाके इधर आ रहा है, उतने में ये पूरा आएगा ना, इतने में आधा t आएगा और फिर आधा t इतने में आएगा। इस लेक्चर को आप 2 बार देखेंगे, ठीक, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि आप अगर नहीं देखेंगे इस लेक्चर को तो आपके अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शन बन जाएंगे अगर ऐसे ही सवाल लगाएंगे, ठीक। 2 बार देखेंगे, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, v cos थीटा इनटू टाइम की वैल्यू क्या थी 2u sin थीटा बाई जी। अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन जानते हैं, मैंने जिसे आपको बताया था, तो यहाँ आप कर लेंगे क्या, 2 को कॉमन लेंगे तो v cos थीटा है ये और v sin थीटा है। या आपको किसी एक इंसान की याद दिलाता है, कौन sin 2 थीटा, क्या याद आपको दिलाता है। v को कॉमन ले लीजिए, 2 cos थीटा इनटू sin थीटा, ठीक है। तो ये देख क्या आपको याद आ रहा होगा किसी की, किसकी, कि ये v cos, जैसे v स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो अब क्या बच गया आपके पास, 2 बच गया, cos थीटा बच गया, sin थीटा बच गया। 2 cos थीटा sin थीटा किसका होता था, sin 2 थीटा का होता था, और मैंने sin 2 थीटा यहाँ लिख दिया जी। तो यहाँ पे आपका रेंज जो आया वो आया v स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, ठीक। अब क्या होगा ना, इसमें आप टाइम वाइम भी इसमें भी बदल सकते हैं, टाइम यहीं से बदलेंगे v sin थीटा बाई जी, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी होता है। अब पूरा ये कंपोनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, इसको इधर ला देंगे, ऐसे भी दिख रहा है 2u sin थीटा बाई जी, अगर t है तो उसका आधा करेंगे तभी आएगा, तो मतलब ये वाले कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, t/2 हो जाएगी। फिर ये वाले कंपोनेंट को भी बदल लेंगे उसी तरह करके, t/2 यहाँ लिख लेंगे, तो 2v cos थीटा इनटू t/2, तो ये अपना बदल उदल के चारों करते रहेंगे, तो रेंज की वैल्यू हो गई v स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। अब मैं आपको बताता हूँ रेंज बताया, क्या क्या बताया मैंने आपको, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बताया, रेंज बताया, मैक्सिमम हाइट बताया, टाइम ऑफ फ्लाइट बताया, अब आपका बच गया वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक। देखिए कुछ चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बात को लिख लीजिए अभी, ऑल द ये मैंडेटरी डाटा जो है, मतलब ना जितने सारी चीजें जो भी मैं बोलूँ ना, मतलब आप पॉइंट में बना के लिखा करिए यार। अब मैं जो मेरे मुखार बिंदु से निकलता है वो सब क्वेश्चन है आपके लिए, तो मैं अगर बोल रहा हूं तो उसे लिख लीजिए, ठीक है। कि सब जो होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए होता है, ठीक है। एयर ओवर को रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं, ठीक। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान ये सब हम निकाल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए निकाल रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर जाने के लिए टी के लिए निकाल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए रेंज निकाले है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए निकालते हैं आगे इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह, वेलोसिटी वगैरह निकालेंगे, ठीक। बाकी प्रोजेक्टाइल वगैरह बहुत इजी है। क्या बोला मैंने आपको, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक। तो अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसको वेलोसिटी एट एनी पॉइंट को निकालने के लिए सबसे पहले v फाइनल लिखूंगा, ठीक। मान लीजिए मुझे इसी पॉइंट पे चाहिए, क्यों चाहिए, मैं चाहिए मुझे, अब इस पॉइंट पे सर वेलोसिटी ये होगा, किसी भी अगर एक कर्व है उसके अलावा आपको वेलोसिटी चाहिए, तो उस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, और उस कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही आपका वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक। इस कर्व पे ऐसे वेलोसिटी ड्रॉ कर लीजिए, वही आपका वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा कि इसी कर्व पे अगर होगा, किसी कर्व पे आपको वेलोसिटी चाहिए तो उस कर्व पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वो वहां का वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये यहां से कुछ ना कुछ थीटा एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक। मैं कोई और पेन यूज कर लेता हूं, तो ये यहां से क्या करेगा, थीटा एंगल बनाएगा। अब ये थीटा एंगल बनाएगा तो ये इसका क्या होगा, एक एक्स कंपोनेंट होगा, θ2 मान लेते, ठीक। ये θ1 मान लेते, ठीक। तो Vx
होगा Vx क्या होगा, V फाइनल जो होगा उसका cos थीटा 2, और V ये क्या होगा Vy, V फाइनल का sin थीटा बाई 2। ठीक, ये हो गया। अब ये होगा, ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया। सर लिख तो दिए V फाइनल, अरे आप तो मतलब जैसे x और y कंपोनेंट में Vx की वैल्यू जब तक V फाइनल नहीं निकलेगी कैसे ये वैल्यू लिख पाओगे, तो V फाइनल ये हमें निकालना है सर। तो मतलब V फाइनल Vf sin थीटा बाई 2, नहीं sin थीटा 2 है, प्लस Vf sin cos थीटा 2। ठीक, और ये cos थीटा 2 i कैप में होता है, ये j कैप में होता है, i कैप में होता है, ये j कैप में होता है फाइनल में। ठीक, तो धीरे धीरे लेके x वाला x में स्टडी करना है, y वाला y में, x वाला x में स्टडी करना है, y वाला y में, y वाला y में स्टडी करना है, x वाला x में। ठीक, तो देखिए आइए, तो v अलॉन्ग x, ठीक है। मैंने आपको, सर आपने मुझे v अलॉन्ग x पढ़ाई क्यों रहा, आपने तो शुरू में ही बता दिया था वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन ही नहीं। जब एक्सेलरेशन किसी के पास नहीं रहेगा तो उसकी वेलोसिटी न बढ़ेगी न घटेगी, ना उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना घटेगी। तो v अलॉन्ग जो x होगा वो हमेशा v cos थीटा होगा। ठीक, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमेशा, सॉरी हाँ ये वाला कंपोनेंट हमेशा v cos थीटा होगा, अरे v cos थीटा v। और ये v जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इनिशियल है, v फाइनल को v फाइनल लिखूंगा, v इनिशियल को v लिख रहा हूँ। ठीक, ये सब थोड़ा सा डाटा याद रखने, कंफ्यूज हो जाएंगे आप v1 v2 सब में। ठीक, तो सर यहां से मुझे एक चीज क्लियर हो रहा है क्या, कि ये हमेशा बराबर होगा, तो इसका x कंपोनेंट i कंपोनेंट इसके i कंपोनेंट से बराबर होगा, मतलब v cos थीटा इज इक्वल टू vf cos थीटा बाई 2। सर यही होगा कहीं ना कहीं। ठीक, हाँ ये तो होगा ही दोस्त। तो यहां से v फाइनल निकल रहा है सर, यहां से v cos थीटा बाई cos थीटा बाई 2। ठीक, ठीक है ना, ये v फाइनल की वैल्यू निकल गई। अब ये बताइए आप कि सर y वाला क्या होगा, तो y वाला मैं देखो इक्वेशन ऑफ मोशन से v along y इक्वेशन ऑफ मोशन से लिखूंगा। फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी, फाइनल वेलोसिटी मैं मान लिया कि वो vf sin थीटा बाई 2, sin थीटा 2 सॉरी। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा माइनस एटी, प्लस एटी होता है ना, तो लेकिन g माइनस है, g इंटू टी। ठीक, v इक्वल टू u प्लस एटी लगाया और कुछ नहीं लगाया है। ठीक है, v अलॉन्ग y देखेंगे तो ये हो गया। ठीक, अब देखिए आपको इन सब क्वेश्चन में जैसे इक्वेशन लिखने से मतलब नहीं होता, इक्वेशन फाइनल उस टर्म में आता है जो चीज आपके पास वैल्यू नोन है। तो आपको वैल्यू क्या नोन है, इनिशियल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी थीटा। ठीक, अधिक से अधिक दिया रहेगा तो टाइम दिया रहेगा, नहीं तो थीटा 2 दिया रहेगा, इन्हीं दोनों में से कोई दो चीज दिया रहेगा। ठीक, बोलेंगे इसको मतलब v फाइनल अलॉन्ग y एक्सिस, और ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो v फाइनल अलॉन्ग, तो एक इक्वेशन लिखते हैं फाइनल का। ठीक है, कहां गया मेरा डस्टर, ये सब लिख ही नहीं होंगे आपको। एक इक्वेशन लिख लेते हैं, तो इक्वेशन v एट एनी पॉइंट। ठीक, तो उसका x कंपोनेंट क्या था, v cos थीटा, v एट एनी पॉइंट लिखेंगे तो v cos थीटा i कैप, प्लस j कैप में क्या था, v फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे मैंने अभी धीरे से दिखा रहा हूँ, v फाइनल इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा माइनस gt। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, v फाइनल v sin थीटा माइनस gt। ठीक है, ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। अब इसको आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप अगर sin थीटा 2 दिया है तो कोरिलेट कर सकते हैं। ये सब थोड़ा सोचिए वाली बात है। ठीक है, कि अगर आपको क्वेश्चन में थीटा 2 आगे 1-2 क्वेश्चन करेंगे भी, चिंता मत करिए कि थीटा 2 दिया है तो कोरिलेट कर लेंगे इसको। ठीक है, v sin थीटा से, मतलब ये आपका किसी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ मोशन से लिखा हुआ वेलोसिटी है, और अगर किसी पॉइंट पर अगर हम इससे कोरिलेट थीटा 2 से कर देंगे, अगर टाइम दिया रहेगा तो वो कर लेंगे। अब एक चीज यहाँ पे देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है बच्चों के लिए, क्या कि सर ये जो टाइम दिया है टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या, नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए
v इज इक्वल टू u प्लस at जो होता है फाइनल वेलोसिटी है, टाइम टेकन टू वहां फाइनल वेलोसिटी तक, तो यहां से यहां जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम दिया हुआ है। अब वो टाइम कैसे निकालेंगे, उसके लिए थीटा दिया रहेगा, कुछ ना कुछ इस तरह करके दिया रहेगा। तो ये मैंने आपको 5-6 जो चीजें थी प्रोजेक्टाइल की बेसिक मैंने बता दी। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसे करेंगे अगले सेशन में, उसके बाद यही खत्म करते हैं। देखिए बहुत, ये फिगर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, सुंदर बनाइए अपने कॉपी में। और इसको चलिए, अभी बेसिक चीज था, ठीक है। प्रोजेक्टाइल अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, कैसे सोचेंगे सर बस खत्म, क्या नहीं, मेन तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन होता है ना। अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो प्रोजेक्टाइल का क्या समझ ही नहीं आता। ऐसे बच्चा समझने वाला है, इतने पे भी समझ क्या होगा। प्रोजेक्टाइल मन पढ़ के रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, उसमें 2 केस पढ़ के चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन एक्चुअली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद पढ़ेंगे। क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, देखिए क्वेश्चन, A body is projected with speed of 30 मीटर पर सेकेंड at a angle of 30 डिग्री, ठीक है, with the vertical, find the maximum height, time of flight, horizontal range। ठीक, क्वेश्चन आप करेंगे, बस मैं आपको बताऊंगा क्या दिया है। एक बॉडी है, उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहां से ये दिया हुआ है 30 डिग्री, वेलोसिटी दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक, बस यही दिया हुआ है। तो क्या क्या पूछ रहा है, टी पूछ रहा है, एच मैक्स पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है, ठीक, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बताइए, निकालिए निकालिए। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। एक बात ध्यान दीजिएगा, जितना मैंने फॉर्मूला निकाला है उसमें थीटा मैंने इधर से माना था, तो ये नहीं कि उसी फॉर्मूला थीटा 30 रख के कर देंगे सारा का सारा गलत आ जाएगा। तो थीटा इसमें क्या करेंगे, यही इसमें क्वेश्चन का जान है, 60, यहाँ पर थीटा आ जाएगा 60 लेंगे, ये दिया हुआ है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे 2u sin थीटा बाई जी, पुट कर लेंगे, ठीक, sin थीटा पता चल गया, u पता ही है, इनिशियल वेलोसिटी 30 दी हुई, टी हो गया। एच मैक्स निकाल लेंगे, एच मैक्स निकाल लेंगे, क्या हो गया, v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। ऐसे रेंज निकाल लेंगे, v स्क्वायर sin 2 थीटा, सब वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके, सवाल कितना आसान था, लेकिन गलत करेंगे क्योंकि एक और क्वेश्चन लिखिए बेसिक है। तो द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय u इज इक्वल टू 5 प्लस j, u इज इक्वल टू 5 प्लस 10j, ये दिया हुआ है, ठीक। देन फाइंड, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट, तीसरा रेंज। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए इसी के साथ। अ स्टोन इज थ्रोन with a velocity v at an angle theta, ठीक, with horizontal, find its speed when it makes an angle beta। मान लीजिए से जाए तो एक उस समय निकालिए जब ये बीटा एंगल बना रहा है, एंगल बीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक, स्पीड निकाल रहा है। ये 3 क्वेश्चन करके खत्म कर देते हैं, ठीक। तो ये देखिए, ये दे दिया आपका, सर ये आईजे में दे दिया मुझे, तो आईजे में आप बोले थे सर कोई वेलोसिटी देगा, एंगल देगा, मतलब क्या होता है, थोड़ा भी दिमाग लगाते ही नहीं। कोई भी यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक, इसका y कंपोनेंट दिया है 5 y कंपोनेंट नहीं, कुछ भी नहीं, u cos थीटा होता है। थीटा तो देता ही है, u cos थीटा u sin थीटा निकालने के लिए आप पहले से ही जब u cos थीटा u sin थीटा दे दिया, ये 10j, तो क्या मतलब रखा है थीटा का हमारे लिए। जीवन में थीटा का उद्देश्य ही है u cos थीटा और u sin थीटा निकालना, तो पहले से ही दे दिया तो क्या मतलब रह गया। अब देखिए ये दे दिया है, अब बोलेंगे टाइम सर टाइम 2u sin थीटा बाई जी, और यहाँ लिखे ही है सब, कोई दिक्कत नहीं, टाइम 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। तो क्या आपको u sin थीटा नहीं पता है, जी नहीं पता है, पूरा u sin थीटा की वैल्यू आपके पास दी हुई है। रेंज एच मैक्स पूछ दिया, क्या आपके पास v स्क्वायर v sin थीटा नहीं पता है, इसी का होल स्क्वायर तो करना है, v स्क्वायर sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा की वैल्यू मैंने बोला था इसको खोल लो ना यार, 2 sin थीटा जब जरूरत पड़े तो 2 sin थीटा cos थीटा भी तो होता है, v स्क्वायर sin 2 थीटा, तो क्या आपको sin थीटा नहीं पता है, v इंटू sin थीटा है, ठीक है, v इंटू और यहाँ भी v से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये v sin थीटा की वैल्यू है, सिर्फ sin थीटा की वैल्यू नहीं है, v sin थीटा की वैल्यू है, ये v cos थीटा की वैल्यू है। तो
तो क्या आपको v sin थीटा नहीं पता, v cos थीटा नहीं पता, तो क्या आप निकाल नहीं लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। ये हो गया। एक सवाल ये मैंने दिया था क्या कि कोई प्रोजेक्टाइल है, उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी थीटा पे। देख ले सवाल। हाँ, एक वेलोसिटी थोड़ा जब v से शोन कर रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है जब बीटा एंगल बन जाएगा। देखिए ठीक, मान लीजिए यहां क्या था, थीटा था, मान लीजिए यहां पे बीटा एंगल ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा होगा। ठीक, तो पूछ रहा है यहाँ का वेलोसिटी दिया है, यहाँ का पूछ रहा है। ठीक, तो v फाइनल पूछ रहा है। कुछ नहीं सर, v फाइनल v इनिशियल माइनस u v इक्वल टू u प्लस 80 लगा देंगे। मूर्ख हो गए हो क्या? 2 डायमेंशनल में लगता है, 1D के लिए होता है हमेशा। तो इसको 2 डायमेंशन को 1D में तोड़ेंगे फिर उसको लगाएंगे। ठीक, तो 1D में कब तोड़ेंगे? आपको यही सब आना चाहिए कि जब 1D 2 है आपके पास x और y, तो उसमें हम तोड़ेंगे जिसमें हमारे लिए आसान होगा। तो हम इसका x कंपोनेंट क्या लिखेंगे? v cos थीटा। इसका मान लीजिए जो फाइनल वेलोसिटी vx, v फाइनल है। ठीक, तो v फाइनल का x कंपोनेंट vf cos बीटा। ठीक, अब देखो मैंने क्या बोला कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा बराबर रहेगा, तो यहीं से आपको प्रोजेक्शन बनना चाहिए कि मतलब सर ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बराबर होना चाहिए। इसीलिए मैंने x का कंपेयर किया, y का क्यों नहीं किया? तो y का बदल गया होगा कुछ ना कुछ, लेकिन x का नहीं बदला। तो y का बदल गया होगा, x का नहीं बदला, तो v cos थीटा इज इक्वल टू vf cos बीटा। क्योंकि आपको बीटा पता है, थीटा पता है, v पता है, तो v फाइनल नहीं निकल जाएगा यहां से, v इंटू cos थीटा अपॉन cos बीटा। ये हो गया, क्या आपका टोटल हो गया लगभग। फिर इस तरह निकाल लिए। और एट मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ पे जब क्या होता है कि वर्टिकल वेलोसिटी जो 0 होती है तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाती है। एक चीज समझिए, आप यहाँ से जैसे जैसे जा रहा है वर्टिकल वेलोसिटी घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही बच गया। और यहाँ पे धीरे धीरे आते आते वर्टिकल वेलोसिटी फिर गेन हो जाती है, धीरे धीरे वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ दोनों हो जाता है। तो जो स्पीड से यहाँ प्रोजेक्ट हो रहा है और स्पीड से यहाँ पे लाके लड़ेगा वो। ठीक है, तो ये थीटा और ये थीटा बराबर भी होगा, सिमेट्री का लॉ है। ठीक है, तो ये आपको मैंने मोशन इन टू डायमेंशन बना दिया। और देख ले क्वेश्चन अगर लाया हो तो ये हो गया। कुछ आप वो इंपॉर्टेंट जो निकाला गया फॉर्म वो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछते हैं उसको आप मैं लिख ले रहा हूं, उसको लिख लीजिए, आप उसको निकाल भी लेंगे। ठीक है, कि जैसे देखिए मैक्सिमम रेंज किस पे मिलता है, रेंज मैक्सिमम, ये सवाल आएगा आपको। ठीक, तो ये थीटा आप निकालेंगे, थीटा अलग अलग कर करके निकाल के देखेंगे। तो थीटा 45 पे आता है और इसका आर मैक्स का वैल्यू लिख लेंगे u स्क्वायर बाई 2g। ठीक, और h मैक्स का जो होगा वो आर मैक्स का आधा होगा। देखो इसको मैं समझा भी देता हूं आपको। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिए पहले। अब देखिए जैसे बोलेगा रेंज किसके किसके लिए सेम होता है, किस एंगल पे रेंज सेम होता है। ठीक है, तो एक आपको याद रखिएगा, एक अगर थीटा डिग्री पे हो रहा है तो दूसरा सेम उसी पे 90 माइनस थीटा पाएगा। ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, आप निकाल लेंगे, अभी मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, और एक क्या होगा 45 माइनस थीटा पे होगा अगर, तो 45 प्लस थीटा पे होगा। इन दोनों पे रेंज बराबर आएगा, इसको रखेंगे एंगल या इसको रखेंगे, रेंज की वैल्यू बराबर आएगी। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हाइट दोनों पे अलग अलग आएगा, ये बात आप वैल्यू याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। एक चीज और, तीसरा आता है चेंज इन वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन, चेंज इन वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन। ठीक, ये 3 चीजें हैं। और एक आता है चौथा r इज इक्वल टू एच हो जाए तो tan थीटा जो होगा आपका 4 होगा। ठीक, ये हो गया। सवाल एक और है आपका, मैं उसको होमवर्क दे दूंगा आपको। ठीक, आइए देखिए जल्दी जल्दी। अब क्या होगा, रेंज मैक्सिमम मैंने बोला थीटा इक्वल टू 45 पे होगा। मैंने आपको क्या बोला, रेंज मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 45 होगा। कैसे होगा देखिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा आपको। रेंज मैक्सिमम रेंज के लिए मैंने एक चीज लिखवाया था, क्या, v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक,
अब ये बताइए साइन थीटा की, अब देखिए इसमें वी स्क्वायर तो कभी बदलने वाला नहीं, जी बदलने वाला नहीं, थीटा की वैल्यू तो बदलती है तो आर की वैल्यू बदलती है। तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? 90 डिग्री पे होता है। तो 90 डिग्री पे ये अगर 90 हो जाए ये वैल्यू तो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और क्या। तो 2 थीटा अगर 90 हो जाए तो थीटा क्या हो जाए 90/2 45 करके मैंने आपको दिखा दिया 45 डिग्री आएगा। तो आर मैक्स क्या हो जाएगी यू। और जब आर मैक्स थीटा 45 होगा तो एच मैक्स रखेंगे तो आर मैक्स का आधा आएगा। ठीक है, मतलब वो इस तरह का इक्वेशन होगा कि जितना ये दूरी होगा उसका ये दूरी दुगना होगा। ठीक, दूसरा मैंने बताया कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे 45 और माइनस थीटा और थीटा बराबर होता है। ये आप पुट करके देख लेंगे तो ये बराबर ही आता है, ये को याद रखेंगे, ये इक्वेशन बहुत यूज होता है। ठीक, तीसरा मैंने बताया चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी से पहले एक देख लेते हैं r इक्वल टू एच। अगर ऐसा इक्वेशन आएगा रेंज बराबर हो गया उसके मैक्सिमम हाइट के तो क्या होगा, तो आप इक्वेशन रखेंगे v स्क्वायर sin 2 थीटा, sin 2 थीटा की जगह आप रखेंगे 2 sin थीटा cos थीटा। देखिए जहां आपको सॉल्व करना रहे ना, मतलब इक्वेशन इधर उधर तो उसको खोल लीजिएगा, और जहां आपको वैल्यू पुट करना रहे उसको उसी तरह रखने दीजिएगा। g इज इक्वल टू v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको आप इधर उधर करेंगे, कटाएंगे पिटाएंगे तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम का डायरेक्ट कि अगर रेंज मैक्सिमम हाइट के बराबर हो जाए तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कट पिट करेंगे तो tan थीटा 4 आएगा। ठीक, अब आइए मैं आपको बताता हूँ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है। चेंज इन वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन। चेंज मैंने क्या बताया था आपको, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल दोस्त, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पहले वेलोसिटी लिख लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी u इनिशियल v sin थीटा माइनस v प्लस v cos थीटा। आई जे में लिखिएगा, क्योंकि अब देखिए आप आई वाला जे में नहीं माइनस करते थे, जे वाला आई में नहीं माइनस करते, तो ये जरूर लिखिएगा नहीं तो गलती होगा ही। फाइनल क्या होगा, सॉरी ये प्लस है, v cos थीटा आई का प्लस v sin थीटा माइनस v sin थीटा माइनस v इज इक्वल टू u प्लस एटी लगा लीजिए यहाँ पे तो माइनस gt। ठीक, ठीक ना, ये हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है आपका क्या, यही होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन। ठीक, थ्रू आउट द मोशन। तो फाइनल माइनस इनिशियल ये रखेंगे तो v sin थीटा जे माइनस v cos थीटा आई माइनस v cos थीटा प्लस ये होगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस v cos थीटा आई, ये कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा माइनस v sin थीटा माइनस जी टी जे। तो ये हो गया आपका v माइनस v sin थीटा माइनस जी टी। अच्छा ठीक है, मैं आपको क्या, ये तो देखिए मैंने मोशन था यहाँ से यहाँ, तो मैं तो फाइनल वेलोसिटी ये मान लिया ना, ये वाला जो माना तो फाइनल वेलोसिटी ये मान लिया, लेकिन हमको चेंज इन वेलोसिटी विद इन कंप्लीट मोशन निकालना है। तो कंप्लीट मोशन यहाँ चालू होकर यहाँ खत्म होता है। ठीक, यहाँ खत्म होता है, तो यहाँ पे इसको मिटा लीजिए, सॉरी मैं दूसरा क्वेश्चन समझ लिया था। ठीक, तो यहाँ पे भी यू फाइनल क्या हो जाएगा, फिर से v cos थीटा आई प्लस v sin थीटा जे। ठीक, तो यहाँ पे थीटा आएगा, ये भी थीटा होगा, तो मैं बताया था ये थीटा, तो ये तो v cos थीटा ही होगा, बदलना तो है भी नहीं, यहाँ भी दिख रहा है v, और ये हो जाएगा v sin थीटा, लेकिन ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस v sin थीटा जी, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू, यही होगा चेंज इन वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी थ्रू आउट द कंप्लीट मोशन। तो ये हो जाएगा फाइनल, पहले लिखेंगे v cos थीटा आई माइनस v sin थीटा जे। ठीक, माइनस ये v cos थीटा आई प्लस v sin थीटा जे। ठीक, ये माइनस कंपोनेंट ये माइनस इससे कट जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस बन जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस 2u sin थीटा में sin थीटा, ये आपका हो जाएगा
चेंज इन वेलोसिटी थ्रू कंप्लीट मोशन। अब क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन ऑफ द डे, सवाल ऑफ द डे जो होता है आपका, लिखिए जल्दी सवाल। A projectile is thrown in the upward direction making an angle 60 डिग्री। मैं भी लिख दूं, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ ना, जैसे अगले दिन मैं भी आऊंगा तो आपको बता दूंगा, नहीं भूल जाऊंगा, कहेंगे सर हम बताते हैं नहीं, बस क्वेश्चन दे देते हैं, सवाल आपके क्या है क्वेश्चन। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मैं बोलता हूं तो आप लिखा करिए कॉपी पे, थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल with speed 147 per meter square per meter second, sorry, meter per second. Find the time after which inclination with horizontal is 45 डिग्री, मतलब जब थीटा 45 डिग्री हो जाए। ठीक, ये आपको पता है 60 डिग्री पे है तो घूमते घूमते धीरे धीरे एंगल कम होगा ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल से, ऐसे मान लीजिए ऐसे ऐसे जा रहा है, कम हो रहा है, फिर बाद में जीरो हो जाता है, तो आप उस पे पता करिए जब 45 डिग्री पे कितना टाइम हो जाएगा, निकालिए अपना क्वेश्चन ऑफ मोशन वगैरह का यूज करिए, दिमाग का यूज करिए, ये सब पढ़ा है उसका यूज करिए। ठीक है, प्रोजेक्टाइल और थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ेंगे, एक लेक्चर और लगभग लगेगा, उसके बाद प्रोजेक्टाइल खत्म, 2 लेक्चर रिलेटिव मोशन। ठीक है, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।